अश्वी ने गाड़ी साइड में खड़ी की और एक कॉल किया। 2-3 रिंग में ही सामने से कॉल उठ गया और अश्वी को आवाज़ सुनाई दी। हाँ आशु बोल, तू शिमला से वापस कब आ रही है? आशी तुझे बहुत याद कर रही है, जल्द आ जाना। सामने वाले की आवाज़ सुनकर अश्वी के मन में ठंडक सी महसूस हुई। वांसी, तू अभी कहाँ है? अश्वी ने किसी और को नहीं बल्कि निवांशी को ही कॉल किया था। अमन से बचने के विचारों में अश्वी यह बात भूल गई थी कि उसने सीधा निवांशी के या हवेली में किसी और के पास फ़ोन कर दिया। अश्वी की आवाज़ में छिपी घबराहट को समझते हुए निवांशी ने पलटकर सवाल किया, मैं कहाँ हो सकती हूँ? ऑफ कोर्स हवेली में ही हूँ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, वो बस ऐसे ही। तू एक काम कर, मेरी त्रिशिका से बात करा देना ज़रा। बात को टालने के लिए अश्वी ने त्रिशिका का नाम लिया। साथ ही यह कंफर्म भी करना चाहती थी कि निवांशी सच में हवेली में ही है ना। हाँ, 1 मिनट। निवांशी ने फ़ोन होल्ड पर रखकर त्रिशिका को आवाज़ दी। निवांशी की आवाज़ सुनकर त्रिशिका के साथ आंसी भी उसके पास आ गई। निवांशी अभी कुछ पहले ही वापस आई थी, उसे बस हवेली में कदम रखा ही था कि अश्वी का फ़ोन आ गया। त्रिशिका आई तो अश्वी ने उसके हाथ से फ़ोन पकड़ाया और कहा बात करने के लिए। खुद उसने आंसी को देखा और उसकी ओढ़नी जिसे वो लेने आई थी उसे पकड़ा दी। त्रिशिका ने फ़ोन कान पर लगाया तो उसे अश्वी की आवाज़ सुनाई दी जो पूछ रही थी, त्रिशिका अब कैसी है तू? उस दिन के बाद फिर पेट में दर्द उठा? त्रिशिका ने भी निवांशी की तरह ही अश्वी की आवाज़ में छिपी बेचैनी भाप ली, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये बेचैनी उनकी तबीयत को लेकर है, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और अपनी तबीयत के बारे में बताया। नहीं दीदी, मुझे तो उस दिन ही ठीक लग गया था और उसके बाद फिर दर्द नहीं हुआ। गुड। आप वापस कब आ रही है अश्वी दीदी? बहुत जल्द। ओके, मैं फ़ोन रखती हूँ, तू अपना ध्यान रखना, बाय। अश्वी ने ये जाहिर नहीं किया कि वह शिमला से वापस आ चुकी हैं और बेंगलोर में ही है, ताकि उसे त्रिशिका से कोई झूठ न बोलना पड़े। अश्वी ने उसे अपनी सेहत का ख्याल रखने को कहकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद भी अश्वी के मन में बहुत से सवाल घूम रहे थे कि अगर निवांशी सच में हवेली में है तो अमन के भेजे हुए वीडियो में कौन था? अगर वह सच में निवांशी थी तो अमन के साथ क्या कर रही थी? अमन उसे कहाँ लेकर गया था? और अगर अमन को कुछ गलत करना ही था तो उसने निवांशी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अमन पिछले 4 घंटों से उसे एक जगह से दूसरी जगह घुमाया क्यों रहा था? अश्वी के मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। उसके पास ऐसी कोई भी शख्स नहीं थी जो उसके सवालों के जवाब दे सके। अश्वी ने गाड़ी से स्टीयरिंग पर अपना सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। अभी अस्पताल से आए उसे 24 घंटे भी नहीं हुए थे और उसे इतनी भाग दौड़ करनी पड़ रही थी। ऊपर से उसका दिमाग भी उलझ गया था। इन सब में अश्वी सच में थक गई थी। उसमें घर वापस जाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। घर की याद आते ही अश्वी को याद आया कि वह अध्यांश को बताए बिना ही घर से निकल आई थी। अगर अध्यांश जाग गया होगा तो मुझे ढूंढ रहा होगा। ये सोचकर अश्वी ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और ग्लोरी रेजिडेंसी पहुंचने के लिए तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। जब अश्वी ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोका था तो उसका पीछा कर रहे अध्यांश को भी समझ नहीं आया कि अश्वी ने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी, लेकिन वह उससे कुछ पूछना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर दी और देखने लगा कि अश्वी क्या कर रही है। अध्यांश को कुछ खास दिखाई नहीं दिया, लेकिन अश्वी के हाथों की हरकतों से उसे समझ आ गया कि वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही हैं। थोड़ी देर बाद जब अश्वी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ गई तो अध्यांश भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। अध्यांश ने नोटिस किया कि जिस रास्ते से अश्वी जा रही थी वो रास्ता सीधे ग्लोरी रेसिडेंसी की ओर जा रहा था। जब अध्यांश को यकीन हो गया कि अब अश्वी सीधे घर जा रही है तो उसने उसका पीछा छोड़कर शॉर्टकट रास्ते से पहले ही ग्लोरी रेसिडेंसी पहुंचकर फैसला किया ताकि अश्वी को बिना पता चले अध्यांश अपनी तरह से जांच पड़ताल कर सके। इसलिए उसने तय किया कि वह उससे पहले घर पहुंच जाए। अश्वी के घर पहुंचने से पहले अध्यांश घर आ गया और सीधे बेडरूम में जाकर सोने का नाटक करने लगा ताकि अश्वी को कोई शक न हो। अध्यांश के घर पहुंचने के लगभग 15 मिनट बाद अश्वी भी घर आ गई। घर में प्रवेश करते ही अश्वी ने देखा कि हॉल में कोई नहीं है तो उसने सोचा कि अध्यांश अभी भी बेडरूम में ही है।
उसने बेडरूम की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि अध्यांश जागा न हो। अश्वी ने बेडरूम के पास पहुंचकर धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर झांककर देखा कि अध्यांश कहाँ है। अध्यांश को बेड पर सोते हुए देखकर अश्वी ने राहत की सांस ली और वह धीरे धीरे बेडरूम में चली गई। बेडरूम में आकर अश्वी ने अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी साइड टेबल पर रखे, फिर बेड के पास आई। बेड के पास आकर अश्वी ने अध्यांश को जगाने के लिए उसका नाम लेकर पुकारा, अध्यांश कितना सोएंगे आप, अब उठ भी जाओ। अध्यांश जो पहले ही जाग रहा था लेकिन आंखें बंद किए हुआ था, उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और अश्वी की ओर देखा। फिर उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसका इशारा समझकर अश्वी ने भी अपना हाथ अध्यांश के हाथ में रखा तो अध्यांश ने तुरंत उसका हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अश्वी को अपनी बाहों में कसकर अध्यांश ने उसका चेहरा अपनी छाती में रखा और उसके बालों को सहलाने लगा। अध्यांश, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको उठाने आई हूँ और आप मुझे ही सुला रहे हैं। अध्यांश के इस तरह खींचने पर अश्वी थोड़ा चिढ़ गई। वैसे भी उसका दिमाग पहले से ही अमन की वजह से उलझा हुआ था। जान, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना, अच्छा लगता है, मन को शांति और दिल को ठंडक मिलती है। प्लीज़ जान, प्लीज़। अध्यांश ने अश्वी की झुंझलाहट को नज़रअंदाज करते हुए प्यार से उससे अनुरोध किया। अध्यांश के इस तरह प्यार और मासूमियत से कहने पर अश्वी का भी दिल पिघल गया और वह भी उसी तरह अध्यांश की बाहों में समा गई। थकान की वजह से उसे थोड़ी देर में नींद आ गई। अध्यांश को पहले से ही पता था कि दिन भर की भाग दौड़ के कारण अश्वी थक गई होगी और उसे आराम की सख्त ज़रूरत है, लेकिन अश्वी कभी खुद अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी। इसलिए अध्यांश ने ऐसा तरीका अपनाया ताकि अश्वी को आराम मिल सके। रात को जब दैविक और अंगद हवेली वापस आए तो दैविक ने देखा कि अधीरा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अधीरा को ना देखकर दैविक ने उसे फ़ोन लगाया, यह पूछने के लिए कि वह कहाँ है। अधीरा ने दैविक का फ़ोन उठाया और उसके पूछने पर बताया कि प्रताप इंडस्ट्री की जो डील 3 दिन बाद साइन होनी थी, अब वह कल ही साइन होगी, इसलिए वह अब इस डील को साइन करने के बाद ही हवेली वापस आएंगी। दैविक ने भी कुछ नहीं आगे से कहा और फ़ोन रख दिया। दैविक और अधीरा के बीच हुई बातचीत को सामने बैठे अंगद और अथर्व ने भी सुन लिया। अंगद को इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अथर्व के लिए यह जानकारी बेहद काम की थी। अधीरा ने दैविक को जो कुछ भी बताया था वह सब अथर्व ने सुन लिया था, इसलिए उसने अधीरा को याद करते हुए मन ही मन कहा, तेरी किस्मत देखो, जो काम मैं 3 दिन बाद करने वाला था अब उस डील की आड़ में वह कल ही करना होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पिचाकू सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान भी उभर आई। अश्वी को सुलाने के बाद अध्यांश थोड़ी देर तक वैसे ही बिस्तर पर लेटा रहा। उसके मन में भी विचारों का तूफान उठ रहा था। सवालों की बाढ़ आ गई थी और अब उसे किसी भी कीमत पर उन सवालों के जवाब चाहिए थे। रात का डिनर बनाने का समय होने तक अध्यांश अश्वी के साथ बिस्तर पर ही लेटा रहा ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े और वह आराम से सो सके। डिनर का समय होते ही अध्यांश ने धीरे से अश्वी को बिस्तर पर से लिटाया और खुद उठ गया। फ्रेश होने के बाद वह किचन में चला गया। किचन में जाकर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अध्यांश ने अश्वी के लिए रवा इडली और ढोकला बनाया, साथ में नारियल की चटनी और हरी चटनी भी बनाई। सांभर अश्वी को पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे नहीं बनाया। डिनर बनाकर तैयार हो गया तो अध्यांश बेडरूम में जाकर अश्वी को उठाए बिना ही डाइनिंग टेबल पर ले आया, उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद किचन में खाने का सामान लेने चला गया। जब वो वापस आया तो देखा कि अश्वी डाइनिंग टेबल पर सर झुकाए सो रही थी। उसे ऐसे सोते देख अध्यांश ने मजबूरी में सर हिलाया। अध्यांश ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखा और फिर अश्वी का सर उठाकर उसे जगाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अश्वी को इतनी गहरी नींद में देखकर अध्यांश ने उसे जगाने की और कोशिश ना करते हुए उसे सोते सोते ही अपने हाथों से खाना खिलाया। अश्वी को खाना खिलाने के बाद उसे कुछ देर वहीं डाइनिंग टेबल पर सोने दिया और खुद भी खाना खा लिया। जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर अध्यांश ने अश्वी को उठाकर बेडरूम में लिटा दिया। उसे दवाई भी खिलानी थी तो अध्यांश ने उसे दवाई भी दी और फिर बिस्तर पर सुला दिया। अश्वी सुबह से पहले उठने वाली थी नहीं, इसलिए अध्यांश कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ गया।
कुछ देर बाद अजर्व और उदय भी आ गए। आते ही दोनों अध्यांश के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। उन्हें भी पता था कि उनकी की गई गलती का नतीजा आज कितना बड़ा और बुरा हो सकता था। उन्हें देखकर अध्यांश गुस्से में चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि अमन ठाकुर का फ़ोन टैप करना, तो फिर इतनी बड़ी गलती तुम दोनों से कैसे हो गई? सॉरी सर। अजर्व और उदय दोनों एक साथ अपनी गलती के लिए अध्यांश से माफ़ी मांगी। सॉरी माय फुट। मुझे यह बताओ कि जब मैंने अमन ठाकुर का फ़ोन टैप करने का आदेश दिया था तो वह काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? अध्यांश ने उसी गुस्से और आक्रोश के साथ सवाल किया। अध्यांश को इतना उग्र देखकर अजर्व और उदय दोनों को उससे डर लग रहा था, लेकिन जवाब देना जरूरी था। इसलिए अजर्व ने डरते डरते कहा, सर, भाभी को अस्पताल में भर्ती कराने के चक्कर में रह गया, लेकिन जैसे ही आपका फ़ोन आया मैंने वह काम शुरू करवा दिया। साथ ही मिस्टर ठाकुर का फ़ोन डेटा कलेक्ट करने के आदेश भी दे दिए। अजर्व की बात सुनकर अध्यांश थोड़ा शांत हुआ। रोज़ शाम को मुझे उनकी रिपोर्ट चाहिए और अजर्व तुम खुद उसके फ़ोन कॉल्स और मैसेज पर नज़र रखोगे, उसने आदेश दिया। जी सर। अजर्व ने सर झुकाकर हामी भरी। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अध्यांश ने चेतावनी दी। अजर्व ने कुछ कहा नहीं, बस सर हिला दिया। अजर्व की क्लास लेने के बाद अब उदय की बारी आई। और उदय, मैंने तुम्हें शिमला भेजा था भाभी की सुरक्षा के लिए, और मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि उसकी मौजूदगी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कि यह भी कि स्वीट हार्ट शिमला में नहीं है, इसलिए बेंगलुरु में है। कहा था ना? अध्यांश, जो थोड़ा शांत हो चुका था, फिर से आक्रोश में आ गया। उदय ने सफाई में कहा, सर, सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि भाभी के बारे में जानकारी बाहर कैसे गई। मैंने पूरा ध्यान रखा था और इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि भाभी बेंगलुरु लौट रही है, मैंने अजर्व को कहा और उन्हें एयरपोर्ट के दूसरे गेट से अंदर भेजा, जहाँ से केवल एयरपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी को ही जाने की इजाज़त होती है। और बेंगलुरु पहुँचने के बाद बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर कर बाहर निकाला। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती कहाँ और कैसे हो गई। इसका मतलब कि उन बॉडीगार्ड्स में से ही कोई होगा, या फिर आरोग्यम हॉस्पिटल का कोई स्टाफ जिसने अमन ठाकुर से हाथ मिलाकर स्वीट हार्ट की जानकारी उसे दी है। उदय की सफाई सुनकर अध्यांश एक निष्कर्ष पर पहुंचा। अध्यांश की बात सुनकर अजर्व और उदय दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि जो बॉडीगार्ड्स अश्वी की सुरक्षा के लिए भेजे गए थे वे सभी प्रशिक्षित और वफादार थे। वहीं आरोग्यम हॉस्पिटल का स्टाफ अश्वी की दिल से इज्जत करता था। ऐसे में किस पर शक करें और किस पर नहीं, यह दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था। दोनों अभी इस पर विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अध्यांश की आवाज़ सुनाई दी। अजर्व, तुम डॉक्टर न्याल से संपर्क करो, उन्हें स्थिति की गंभीरता समझाकर भरोसे में लो और फिर उनके स्टाफ की पूरी जांच कराओ। मोबाइल डेटा से लेकर बैंक ट्रांजैक्शन तक सब कुछ अध्यांश ने अजर्व को आदेश दिया। फिर उसने उदय की तरफ रुख किया। उदय, तुम उन सभी गार्ड्स के पीछे लग जाओ, मुझे 2 दिनों के भीतर नतीजा चाहिए। जी सर, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। अजर्व और उदय को उनका काम समझाने के बाद अध्यांश वहां से उठकर बेडरूम में आ गया। रोज की आदत के मुताबिक उसने अश्वी को अपने आगोश में लिया और आंखें बंद कर लीं। अगले दिन सुबह अध्यांश अश्वी से पहले ही उठ गया। हवेली वापस जाने से पहले उसने कई काम निपटाने थे और इसलिए आज उसका राजवंश एम्पायर जाना जरूरी था। लेकिन वह अश्वी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि अश्वी को हमेशा व्यस्त रखना है या फिर उसके साथ समय बिताना है। अगर वह खाली हो गई तो वह विचार हावी होंगे जो उनकी मानसिक स्थिति के लिए बिल्कुल ठीक भी नहीं है। यह ख्याल आते ही अध्यांश ने अश्वी को भी जगा दिया और उसे फ्रेश होकर तैयार होने के लिए कहा। अश्वी के तैयार होते ही अध्यांश भी राजवंश एम्पायर जाने के लिए तैयार हो गया था। उसने नाश्ता भी बना दिया था। अश्वी को देखकर अध्यांश ने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया और फिर नाश्ता कराया। साथ ही उसने भी नाश्ता किया। नाश्ता खत्म करने के बाद अध्यांश ने अश्वी को बताया कि उसे काम है, इसलिए उसे राजवंश एम्पायर जाना पड़ेगा ताकि अश्वी घर में अकेली ना रहे। उसने उसे भी अस्पताल जाने के लिए कहा। अश्वी को भी अध्यांश की बात सही लगी। उसने उसे सहमति दे दी।
अश्वी की खराब तबीयत को ध्यान में रखते हुए अध्यांश ने उसे पानी की बोतल और बॉक्स में ड्राई फ्रूट्स दिए। साथ ही जोर देकर कहा कि यह खत्म होना चाहिए। उसने भी यह कहा कि दोपहर के बाद वह घर वापस आ जाएगा और आते समय उसे अस्पताल से पिकअप कर लेगा। उसके बाद अध्यांश ने अश्वी को उसकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए कई निर्देश दिए। फिर उसे नीचे लेकर पार्किंग में लाया। पार्किंग में पहुंचते ही अध्यांश ने अश्वी को कुछ दिखाया, जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अश्वी की नज़रों के सामने अध्यांश के फॉर्च्यूनर के बगल में एक ब्लैक वोल्वो XC90 खड़ी थी, जो अश्वी की ड्रीम कार थी। उसे उस कार के बारे में सारी जानकारी थी। वोल्वो XC90 भारत की सबसे बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स वाली कार थी, जिसकी भारत में कम से कम कीमत 98.50 लाख थी। 7 सीटों वाली इस वोल्वो XC90 को देखकर अश्वी इतनी खुश हो गई कि उसने अध्यांश का हाथ छोड़ दिया और भागकर कार के पास गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अश्वी ने वोल्वो XC90 के चारों ओर घूम घूम कर उसे छूकर देखा और खुद को यकीन दिलाया कि यह असलियत में है। अध्यांश बस दूर खड़ा उसे खुशी से पागल होते देख रहा था। हालांकि अश्वी को यह नहीं पता था कि यह कार किसकी है, इसलिए उसने बस उसे देखकर मन भर लिया। अपनी ड्रीम कार को देखकर उसका मन भर गया। तभी उसे अध्यांश का ख्याल आया। अध्यांश का ख्याल आते ही अश्वी ने कार से नज़र हटाई और उसकी ओर देखा, जो बिना पलके झपकाकर उसे देख रहा था। उसे इस तरह देखते देख अश्वी को अपनी नादानी पर गुस्सा आया। वह नज़रें झुकाकर अध्यांश के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। अध्यांश ने नोटिस किया कि कुछ समय पहले जो चमक अश्वी के चेहरे पर थी, वह अब नहीं थी। अध्यांश ने अश्वी को अपने फॉर्च्यूनर की तरफ न ले जाकर वोल्वो XC90 की ओर बढ़ते हुए अपनी जेब से चाबी निकाली और वोल्वो XC90 को अनलॉक कर दिया। अश्वी के लिए यह तो किसी सपने जैसा था। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि यह कार अध्यांश की होगी। अध्यांश का ऐसा करते देख अश्वी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। अध्यांश को उसकी नादानी पर हंसी आ गई। उसने हल्के से उसके सर पर थपकी मारते हुए उसे सपनों की दुनिया से हकीकत में वापस लाया। ऐसे आंखें फाड़कर क्यों देख रही हो? अध्यांश ने पूछा। अश्वी कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए वह चुप ही रही। उसे यूं खामोश देकर अध्यांश आगे बढ़ा, उसे कार की ड्राइविंग सीट पर बिठाया और खुद उसके पास झुकते हुए करीब आया। जान, ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जो बाकी था ना। फिर उसके कान के पास आकर धीरे से कहा और उसके कान पर एक किस कर ली। ये गाड़ी उसके लिए ही है। ये सुनकर अश्वी पूरी तरह से शौक में चली गई। ऊपर से अध्यांश का उसके कान पर किस करना उसके लिए और भी शॉकिंग था। वह अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम रही थी। अध्यांश को उसकी यह प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उसे शौक से बाहर लाने के लिए अध्यांश ने हॉर्न बजाया, जिसकी आवाज़ सुनकर अश्वी होश में आई और अध्यांश की ओर देखा। अश्वी को यूं देखते हुए अध्यांश उसके और करीब आकर बोला, क्या सोच रही हो जान? कुछ नहीं। अध्यांश इतनी नज़दीकी से अश्वी को थोड़ा अजीब लगा। ऐसा नहीं था कि उसके बीच कभी इतनी नज़दीकी नहीं थी, शायद इससे भी ज़्यादा नज़दीकी रही है उनके बीच। लेकिन जब भी अध्यांश इतने करीब आता तो अश्वी को थोड़ा असहज महसूस होता। अध्यांश उसकी हालत को समझता था, शायद इसलिए उसने अब तक उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। एक बार ज़बरदस्ती करके उसका परिणाम वह भुगत चुका था, इसलिए वह अब अश्वी की मर्जी और उसकी खुशी से आगे बढ़ना चाहता था। अध्यांश अश्वी से थोड़ा दूर हुआ, दरवाज़ा बंद किया और खुद जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। अश्वी अब भी सोच में डूबी थी कि उसकी विचारधारा को तोड़ने के लिए अध्यांश ने कहा, जान, यह कार अब स्टार्ट करो, मुझे देर हो रही है। अध्यांश, सच में ये वोल्वो XC90 आपने मेरे लिए ली है? अश्वी को अब भी सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, इसलिए उसने अपनी मन की संतुष्टि के लिए एक बार फिर अध्यांश से पूछा। अध्यांश ने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर उसे भरोसे दिलाकर और जवाब दिया, जान, बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारी ही है। तुम्हारे अलावा इसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, मैं भी नहीं। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? आपने पहले ही मुझे एक गाड़ी दी है, तो फिर? अश्वी अध्यांश के इस गिफ्ट को अपनाने से हिचकिचा रही थी, और अगर वो गाड़ी ना होती,
अध्यांश ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछ लिया। अगर मेरी अपनी गाड़ी नहीं होती तो? अश्वी बोलते बोलते रुक गई। इस पर अध्यांश ने उसकी अधूरी बात पूरी की। तो मैं किसी भी गाड़ी में निकल पड़ता, है ना? अध्यांश के पूछने पर अश्वी ने बिना सोचे समझे हाँ में सर हिलाया। फिर उसे याद आया कि उसने हाँ कहा है, तो तुरंत उसने इनकार कर सर झुका लिया, क्योंकि उसे याद आया कि कल उसने ऐसा ही किया था जब अमन ने उसे निवांशी के नाम पर ब्लैकमेल किया था और खुद के हाथ में जो गाड़ी की चाबी आई थी लेकर वह निकल पड़ी थी। लेकिन यह बात तो किसी को भी नहीं पता थी, तो फिर अध्यांश को कैसे पता चला? यह सवाल मन में आते ही अश्वी ने अध्यांश की ओर देखा जो उसे ही घूर रहा था। अश्वी कुछ भी तर्क करने से पहले ही अध्यांश ने उसे थप्पड़ देते हुए कहा, तुमको भान भी है तुमने कल क्या किया था? जान, मुझे पता है कि कल आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, कितने सिग्नल्स तोड़े थे या फिर कितनी बार एक्सीडेंट होते होते रह गया था। आप इतनी बेजवाबदार कैसे हो सकती हैं? कुछ हो जाता तो अश्वी को भी पता था कि उसने क्या किया था, वह गलत था और इसलिए वह नीचे सर झुकाया अध्यांश का सब थप्पड़ सुनती रही। उसे भी लगा अध्यांश जो कह रहे हैं वह सच था। उसने वास्तव में कल गाड़ी चलाने में बहुत लापरवाही दिखाई थी, इसलिए उसने सर झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अश्वी के ऐसा कहने पर अध्यांश ने तुरंत उसे खींचकर गले लगा लिया। वह वास्तव में बहुत डर गया था। अश्वी को रफ ड्राइव करते देखकर उसकी सांसें थम गई थी, उसका दिल उसके गले में आ गया था। जब उसने अश्वी को देखा था, अध्यांश का डर अश्वी भी समझती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस अध्यांश की बाहों में समा गई। सवाल तो उसके मन में भी था कि ये सब अध्यांश को कैसे पता चला, लेकिन फिलहाल कुछ मिनटों के लिए उसने कुछ पूछने से परहेज किया, लेकिन अधिक समय तक वह खुद को रोक नहीं सकी और अध्यांश से अलग होकर पूछ ही लिया, पर अध्यांश, आपको ये सब कैसे पता? मैं वही था आपके पीछे जब आप मोबाइल में मैसेज डाउन कर रही थी, तो उसकी आवाज़ से मेरी भी नींद उड़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि आपको किसका मैसेज आया था, लेकिन मैंने आपको घबराहट से घर के बाहर निकलते देखा। मैं भी आपके पीछे आया, लेकिन मैं आपको रोकूं इससे पहले ही आप गाड़ी लेकर चली गई थी। आपका डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे समझ आ गया था कि ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इतनी टेंशन में हो। मैं अकेले आपको जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने आपका पीछा किया। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि मेरे पूछने पर भी आप कुछ नहीं बताएंगी, इसलिए मैं चुप आपके पीछे रहा। और जब तो आप मॉल में गई तो आपके फ़ोन पर अमन का फ़ोन आया। तब मैंने भी आपकी और उसकी बातें सुन ली और इसके आधार पर मुझे पता चला कि निवांशी को किडनैप कर लिया है और आप निवांशी को छुड़ाने के लिए जा रही हैं। यह जानकर मुझे आप पर गुस्सा भी आया कि आप किडनैपर के सामने लहरने कैसे जा रही हो। लेकिन 4 घंटे के बाद जब मैंने आपको ग्लोरी रेजिडेंसी जाते देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आप निवांशी के बिना कैसे घर वापस जा रही हो। यह सवाल मन में आते ही मैंने तुरंत अंगद को फ़ोन करके निवांशी के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि निवांशी तो हवेली में ही है। यह जानकर मेरा आश्चर्य और बढ़ गया। मेरी शंका को दूर करने के लिए आपके आने से पहले ही घर पहुंच गया। जब आप सो गई तो मैंने अजर्व और उदय को बुलाया और उनसे कहा कि किसी भी तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश करें। अश्वी के पूछने पर अध्यांश ने बिना कुछ छुपाए एक ही सांस में सारी हकीकत बता दी, लेकिन अध्यांश के मुंह से अमन का नाम सुनते ही अश्वी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डरे डरे अध्यांश से सवाल किया, आप अमन को कैसे जानते हैं? अश्वी के पूछने पर भी अध्यांश कुछ नहीं बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अश्वी को कैसे बताएं कि अमन उसका बचपन का दोस्त है। अध्यांश से कोई जवाब ना मिलने पर अश्वी निराश हो गई, मानो उसे अब अध्यांश से जवाब मिलने की उम्मीद ही न हो। इसलिए उसने अपनी नज़रें फेर ली। अश्वी का इस तरह नज़रें फेर लेना अध्यांश को चुभ गया और इसलिए जो होगा देखा जाएगा ऐसा सोचकर उसने अश्वी को सारी हकीकत बताने का मन बना लिया। उसने अश्वी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। जान, मैं आपको सब बताता हूँ जानने के बाद, लेकिन प्लीज़ आप ऐसे नज़रें मत फेर लेना। और हाँ, एक वादा करो कि आप मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करोगी। अध्यांश ने एक हाथ से अश्वी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से
जैसे वादा मांगते हुए उसकी ओर इशारा किया। इन दिनों में यह पहली बार था जब अस्वी ने अध्यांश की आवाज़ में डर और निराशा सुनी। उनकी आंखों में अस्वी को खो जाने का डर भी नजर आया। उसे इस तरह बेचैन देखकर अस्वी ने भी मन ही मन तय कर लिया, जो भी सच हो, लेकिन अब कभी भी अध्यांश के साथ नहीं छोड़ेंगी। और जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने अध्यांश के हाथ में अपना हाथ रख दिया और उसे वादा करती हुई आंखें झपकाई। अस्वी से कन्फर्मेशन मिलने पर अध्यांश ने अपनी बात शुरू की। हालांकि उसे पता था कि उसकी बात खत्म होते ही अस्वी के सवालों की बौछार भी शुरू हो जाएंगी, जिसके जवाब शायद अभी उसके पास भी नहीं थे। लेकिन फिर भी डर के बिना अस्वी पर विश्वास रखते हुए अध्यांश ने मुंह खोला। अमित और अथर्व की तरह अमन भी मेरा दोस्त है। हम चारों बचपन से साथ हैं। बस फर्क इतना था कि मैं दैविक और अथर्व तीनों यहाँ बेंगलोर में रहकर बड़े हुए, जबकि अमन वहाँ राजस्थान में, क्योंकि उसका परिवार वहीं रहता है। लेकिन छुट्टियों में हम चारों मिलते थे, एक साथ बहुत धमाल मस्ती करते थे और अमन के बीच के रिश्ते हकीकत बताते हुए भी अध्यांश ने अस्वी के दोनों हाथ मजबूती से पकड़े रखे थे। अध्यांश से अमन और उसके बीच की दोस्ती की बात सुनकर अस्वी को 440 वोल्ट का झटका लगा, जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। उसे ऐसा अनुभव हुआ, तो क्या 5 साल पहले आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके पीछे अमन का हाथ है? क्या उसकी वजह से ही आपने मेरी मर्जी के खिलाफ मजबूरन मुझसे शादी की और शादी के बाद मुझे छोड़कर चले गए? क्या आप जिस बदले की बात कर रहे थे उसके लिए अमन जिम्मेदार है? अध्यांश की बात सुनते ही अस्वी के सवालों की बौछार उसके ऊपर पड़ गई। अस्वी के सभी सवालों के जवाब में अध्यांश ने एक ही शब्द कहा, हाँ। अस्वी अध्यांश के मुंह से अपने सवालों के जवाब नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन अध्यांश ने हाँ कहा तब अस्वी की आंखों में अध्यांश के प्रति जो विश्वास था वो अविश्वास में बदल गया और अध्यांश को यह महसूस हुआ। इसलिए अध्यांश ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी बात अस्वी के सामने रखी। जीवन में पहली बार मैंने दोस्ती को मोहब्बत से ऊपर रखने की भूल की थी, जिसकी सबसे बड़ी सज़ा मैंने भोगी है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। आपके और मेरे सवालों के जवाब बहुत जल्द हमें मिल जाएंगे। बस केवल दैविक की शादी हो जाए, इतनी देर इंतज़ार कर रहा हूँ। शादी तक इंतज़ार कर लूँ। मैं वादा करता हूँ कि शादी के अगले दिन आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके सभी गुनहगार आपके सामने होंगे, सभी जो स्टेज पर हैं वो भी, जो पर्दे के पीछे हैं वो भी। सबके चेहरे से नकाब उतरेगा। अध्यांश की इतनी आत्मविश्वास से अपनी बात पेश करते हुए देखकर अस्वी को भी उसकी बातों पर विश्वास हो गया। थोड़ी देर के लिए जो अविश्वास उसके मन में जागा था वो अध्यांश की बातों से दूर हो गया। अस्वी अध्यांश के करीब आकर उसे गले लगा लिया। अध्यांश भी अस्वी के मन का डर, निराशा, हताशा और बेचैनी सब कुछ समझता था। अध्यांश ने भी अस्वी को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उसे अपने मजबूत आलिंगन में समेट लिया। थोड़ी देर तक अध्यांश ने अस्वी को ऐसे ही रहने दिया। जब अस्वी थोड़ी नॉर्मल हुई तब अध्यांश ने उसे अपने आलिंगन से अलग किया, लेकिन दूर नहीं। अध्यांश ने उसके माथे पर प्यार से किस किया और उसके हाथ को फिर उसे अपने हाथ में लेते हुए सवाल किया, जान एक बात पूछूं? अमन तुम्हें क्यों परेशान करता है? तुम्हारे अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? अध्यांश, मैं आपके हर सवाल का जवाब आज रात दूंगी, लेकिन अभी चलो, लेट हो रहा है। अध्यांश के दोनों सवालों को नज़रअंदाज करते हुए अस्वी ने भावहीन स्वर में कहा और अध्यांश के कुछ कहने का इंतजार किए बिना गाड़ी चालू कर दी और अध्यांश की ओर देखे बिना अपने ध्यान को सड़क की ओर लगा दिया। अध्यांश भी उसकी हालत समझता था, इसलिए उसने आगे कुछ पूछने या कहने का मन बना लिया। अध्यांश ने गाड़ी की जीपीएस सिस्टम में पहले से ही राजवंश एम्पायर का लोकेशन सेट कर रखा था, इसलिए जीपीएस सिस्टम की मदद से अस्वी ने अध्यांश को उसके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप किया और वहां से निकलकर लाइफ केयर अस्पताल आ गई। अध्यांश ने गाड़ी से बाहर निकलते समय अस्वी से कहा था कि उसका काम दोपहर तक खत्म हो जाएगा, तो वह भी दोपहर तक फ्री हो जाएंगी और उसे राजवंश एम्पायर से पिकअप करने आएगा, फिर दोनों साथ में घर जाएंगे। दोपहर तक वापस जाने की बात को याद रखते हुए अस्वी ने अपनी सारी अपॉइंटमेंट दोपहर से पहले ही शिफ्ट करा दी। डीन को तो पहले से ही पता चल गया था कि अस्वी कौन है, इसलिए उन्होंने भी अस्वी को कुछ कहने से परहेज किया। हालांकि डीन को अध्यांश का फ़ोन पहले ही आ चुका था,
इसलिए अपने बॉस के सामने बोलने की हिम्मत उनमें कैसे हो सकती थी। आज कुछ राज खुल गए थे तो कुछ बाकी थे जो जल्द ही खुलने वाले थे। प्रताप इंडस्ट्री में आज सुबह से ही अलग माहौल छाया हुआ था। प्रताप इंडस्ट्री के लिए यह एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि यहाँ आज एक बड़ी डील साइन होने वाली थी। अधीरा ने 18 साल की उम्र में ही कॉलेज के साथ साथ बिजनेस भी शुरू कर दिया था। पिछले 4 साल से दैविक के साथ काम करते करते अधीरा भी बिजनेस एक्सपर्ट बन गई थी और इसी वजह से इस बड़ी डील की लीडरशिप दैविक ने अधीरा को दी थी। बिल्कुल 11 बजे प्रताप इंडस्ट्री में कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुला और जिस क्लाइंट के साथ डील की जानी थी वो माठरे ब्रदर्स अंदर प्रवेश किए। उनके आने के बाद अधीरा भी अपनी असिस्टेंट के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आई। डील साइन करने की बात पहले से ही फाइनल थी, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए प्रेजेंटेशन पेश की गई। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद दोनों माठरे ब्रदर्स एक साथ बोल उठे, एक्सलेंट जॉब मिस प्रताप। अधीरा ने भी उनके आदर में सर झुकाया। थोड़ी देर तक अधीरा माठरे ब्रदर्स के बीच बिजनेस से जुड़ी कुछ बातें हुई और फिर माठरे ब्रदर्स ने डील के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स अधीरा के सामने रखे। माठरे ब्रदर्स के साथ दैविक का बहुत पुराना संबंध था, इसलिए अधीरा ने किसी भी प्रकार की उलट पुलट किए बिना ही साइन कर दिया और पेपर वापस कर दिए। पेपर्स वापस लेते समय माठरे ब्रदर्स के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे कॉन्फ्रेंस रूम में अंधेरा होने के कारण अधीरा नहीं देख सकी। अधीरा पेपर्स चेक किए बिना साइन करने की कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगी यह तो समय ही बताएगा। अधीरा ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करते ही एक मैसेज भेजा, वर्क इज डन। इसके साथ ही दोनों माठरे भाइयों के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिल गई, जिसे कॉन्फ्रेंस रूम में अंधेरा में कोई देख न सका। तो मिस प्रताप, जल्द मुलाकात होगी। श्योर मिस्टर महात्रे। अधीरा ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कदाचित तब तक आपकी पहचान भी बदल गई हो, एक माठरे भाई ने अधीरा से हाथ मिलाते हुए कहा। अधीरा को उनकी बात का कोई मतलब समझ न आया, वह उनके कहने का अर्थ, लेकिन कुछ बिजनेस एटिकेट्स के कारण ऐसा नहीं कर सकी, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए महात्रे भाइयों से सी ऑफ करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई और उन्हें कार तक छोड़ने गई। महात्रे भाइयों को सी ऑफ करने के बाद ऑफिस में उनके सभी कर्मचारियों ने उसे घेर लिया, इतनी बड़ी डील क्रैक करने के लिए बधाई देने के लिए। दैविक का भी फ़ोन आया। डील प्रताप इंडस्ट्री में हुई थी, लेकिन उसकी खुशियाँ कहीं और मनाई जा रही थी। कहीं और सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। वह जगह कोई और नहीं बल्कि मल्होत्रा इंडस्ट्री था। मल्होत्रा इंडस्ट्री के टॉप फ्लोर पर अथर्व की कैबिन में वह अपने हाथ में मौजूद फ़ोन में अधीरा की तस्वीर देख रहा था। जैसे अधीरा प्रत्यक्ष उसके सामने खड़ी हो, उसे उद्देश्य करते हुए कहा, पिचाको, आज तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। आज तुमने सिर्फ डील कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ही नहीं साइन किए, बल्कि और भी कुछ पेपर साइन किए हैं। बस 3 दिन बाद बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा तुम्हें। सो वी रेडी मिसेज मल्होत्रा। कहते हुए अथर्व अचानक से हंसने लगा। धीरे धीरे उसका हंसना राक्षसी हंसी में बदल गया। अश्वी ने 12 बजे से पहले ही अपनी सभी अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दी थी। अध्यांश को पिकअप करने में अभी देर थी क्योंकि उसे कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। अध्यांश का इंतजार करने के लिए अश्वी के पास बहुत सारा समय था, इसलिए उसने अंगद को फ़ोन करने का सोचा, क्योंकि वही एक ऐसा था जिसके पास उसके सभी सवालों के जवाब मिल सकते थे। अश्वी ने अध्यांश से पहले ही सभी के फ़ोन नंबर ले लिए थे, इसलिए उसे अंगद का नंबर खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अपने मोबाइल में अंगद का नंबर खोजकर अश्वी ने उसे कॉल किया। अंगद के पास अश्वी का नंबर सेव नहीं था, इसलिए अनजान नंबर देकर उसने कॉल रिसीव करने से पहले थोड़ा सोचा और फिर कॉल उठाया। 3-4 रिंगों में ही अंगद ने कॉल रिसीव किया तो पहले अश्वी ने अपना परिचय दिया। अश्वी की आवाज़ में और उसका मैं अश्वी बोल रही हूँ अंगद कहना अंगद के लिए थोड़ा असहज हुआ। उस समय वह दैवी के साथ बैठा था। ओह हाय अश्वी दीदी, कैसे हो तुम? अंगद को यह पता नहीं था कि क्या बात कर रहा है, इसलिए उसने असामान्य से सभी हालचाल पूछे। अंगद के मुंह से अश्वी का नाम सुनकर सामने बैठे दैवी के भी कान खड़े हो गए। उसने अंगद को इशारे करते हुए फ़ोन स्पीकर पर लाने के लिए कहा।
अंगद ने तुरंत ऐसा किया। अश्वी ने अंगद के पूछने पर बताया, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और हवेली में बाकी सभी कैसे हैं? उसके भी सामने सभी के हालचाल पूछे। जवाब में अंगद ने कहा, सभी ठीक हैं। इतनी औपचारिकता के बाद अश्वी मुद्दे पर आई और उसने सीधे से ही अंगद से पूछा, निवांशी हवेली में ही थी ना, मेरी गैर हाजिरी में, या फिर कहीं बाहर गई थी? अगले दिन निवांशी आंशिका के काम से अमन के साथ बेंगलोर सिटी गई थी। यह बात अंगद को पता नहीं थी, इसलिए उसने कहा, नहीं दीदी, निवांशी कहीं बाहर नहीं गई थी। इन शॉर्ट सभी हवेली में ही हैं। आपके जाने के बाद एक अधिकांश भाई अपने काम से बाहर हैं। अथर्व भाई आज सुबह बाहर गए हैं और अधीरा प्रताप इंडस्ट्री हैं, तो 2 दिन पहले इसके अलावा कोई भी हवेली से बाहर नहीं निकला। आपकी कोई भूल है अंगद, कल निवांशी हवेली से बाहर निकली थी। आप किसी से पूछकर इस बात की पुष्टि कीजिए, नहीं तो मैं आपको एक वीडियो भेजती हूँ, उसे देख लेना, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अंगद के कहने पर भी अश्वी को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने एक बार किसी और से पूछने का मन बनाया। पूछने के बारे में बात करते हुए उसने वो भेजा हुआ वीडियो भी भेजा। नोटिफिकेशन रिंग बजने पर अंगद ने तुरंत वीडियो खोला। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया, अंगद और उसके साथ बैठे दैवी की आंखें हैरानी से चौड़ी होती गईं। विशेष रूप से जब वीडियो में निवांशी को अमन के साथ देखा तो अंगद का दिमाग झन गया। उसने तुरंत अश्वी से कहा, मैं थोड़ी देर बाद बात करके आपको कॉल करता हूँ। दीदी आप फ़ोन कट कर दीजिए। कॉल कट कर अंगद और दैविक हवेली के अंदर त्रिशिका, अंशिका और निवांशी तीनों रसोई में लंच बना रही थी। अंगद ने दैविक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा और बिना निवांशी या किसी और को बताए निवांशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ दैविक के कमरे में ले गया। अंगद का ऐसा व्यवहार तीनों लड़कियों के लिए चौंकाने वाला था। रसोई से दैविक के कमरे तक पहुंचते पहुंचते निवांशी कई बार पूछा कि वह उसे क्यों खींचकर ले जा रहा है, लेकिन अंगद कोई जवाब न दिया। उसके मन में निवांशी का अमन के साथ जाना घूम रहा था। दोनों के पीछे अंशिका और त्रिशिका भी आ गईं। अंगद ने कमरे में जाकर निवांशी का हाथ छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अंगद की यह क्या हरकत है? निवांशी ने गुस्से में कहा। गुस्सा तो अंगद को भी बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। पहले मैं जो पूछूं उसका जवाब दो, फिर मैं जो बताऊंगा कि मैंने क्या हरकत की है। यह कहकर उसने अश्वी द्वारा भेजा गया वीडियो अपने फ़ोन में चलाकर निवांशी के सामने रख दिया। निवांशी के साथ साथ अमन की सच्चाई से अनजान निवांशी ने बहुत ही कैजुअली कहा, तू कहाँ गई थी उसके साथ, और क्या उसने तुझे जाने से पहले पूछा? निवांशी ने इतनी सामान्यता से जवाब देने पर अंगद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसका असर उसकी आवाज़ में भी दिख रहा था। मैं आंशिका के काम के लिए बेंगलोर सिटी गई थी और उसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? वह कोई अजनबी थोड़ी ही है जिसके साथ कहीं जाने से पहले मुझे तुमसे पूछना पड़े। अंगद, निवांशी ने अब भी सामान्यता से कहा। निवांशी का इतना सामान्य होना अंगद के लिए सामान्य नहीं था। उसका गुस्सा अब सारी हदें पार कर चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, हाथ की नसें फूलने लगी। उसकी यह हालत देखकर उसके पास खड़े दैविक को समझ आ गया कि अंगद का गुस्सा अब किसी भी पल फटने वाला है। उसे इस तरह गुस्से में देखकर दैविक उसे शांत करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि अंगद उसकी ओर देख सके। अंगद की नज़र मिलते ही दैविक ने आंखों का इशारा किया कि उसे शांत होना चाहिए। फिर भी अंगद शांत ना हुआ और गुस्से में निवांशी पर गरज पड़ा। चेरी, तुझे भान भी है कि तेरे बिना सोचे समझे उठाए कदमों के कारण कितने लोग तनाव में आ गए थे? कहानी का आगे का भाग सुनने के लिए कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।